جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے لوگوں کی ترجیحات بھی اور جائیدادوں کے کرائے سے معمولات زندگی چل رہے تھے۔ بچوں کی عمریں 22 سے 11 سال کے درمیان تھیں۔ چھوٹا بیٹا زین ماں کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے پڑھائی کے بجائے کمپیوٹر گیمز کا دھنی تھا اور ماں کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو پڑھائی کے لیے ملک سے باہر بھیج دے۔ شبیر نے ایک دن دیکھا کہ ڈاکٹر ناہید کے چھوٹے بیٹے زین کا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ کپڑے کتابیں چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں اور زین ایک جنونی کیفیت میں کمرے کی ترتیب درست کر رہا تھا۔ ادھر ڈائننگ ٹیبل پر ماں اور زین کے بھائی بہن اس کا کھانے پر انتظار کر رہے تھے۔ جنت بھائی کو آواز دو بیٹا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ امی میں نہیں بلا رہی، میری آج کل اس سے بات چیت بند ہے۔ اب کیا ہو گیا بیٹا؟ مما ویسا آپ نے اس کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے، جب دیکھو اور کسی سے بدتمیزی کرتا رہتا ہے۔ آپ لوگ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ میں ہوں نا، بلا کے لاتی ہوں۔ مہنور سیڑھیاں اترتے ہوئے زین کے کمرے میں پہنچی تو وہ ایک کرسی پر کھڑا ہو کر کمرے کے جالے صاف کر رہا تھا۔ اوہو، آج تو بڑے کام ہو رہے ہیں کمرے کے، سب کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ جب تک کمرے کی صفائی نہیں ہوتی میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جائیں آپ لوگ کھانا کھانے۔ اچھا اوکے۔ ماما، آج آپ کا صاحبزادہ کمرے کی صفائی کر رہا ہے۔ تو تم تو آ جاؤ بیٹا۔ جی آ رہی ہوں۔ ویسے کیا کہہ رہا تھا جب تک کمرے کی صفائی نہیں کروں گا نا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مما کاش یہ جذبہ اس کا پڑھائی میں بھی ہوتا۔ جنت بیٹا پلیٹ پاس کرنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں پڑھ پائے گا۔ کوشش تو کر رہی ہوں کہ اسے باہر بھجوا دوں، اب دعا کرو کہ یہ کوشش کامیاب بھی ہو جائے۔ کھاؤ نا، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ جلدی کھاؤ۔ اماں کھا تو رہی ہوں، حد ہو گئی۔ میرا تو پیٹ بھر گیا، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ جنت آج ٹیبل آپ نے صاف کرنی ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ اوکے میرا بچہ، کھانا کھاؤ صحیح سے سب لوگ۔ بھائی آپ ہی اسے کچھ سمجھائیں، 24 گھنٹے پب جی کھیلتا رہتا ہے۔ 1 منٹ میں سیدھا کر دوں میں اس کو، مگر مما الٹا مجھے ہی برا بھلا کہتی ہو۔
भाई वैसे पबजी एक खतरनाक खेल है, अजीब ख्वाबों की दुनिया में ले जाता है, किसी भी तरह टारगेट पूरा करना पड़ता है। भाई एक आइडिया आया है, ऐसा करते हैं इंटरनेट का कनेक्शन ही हटवा देते हैं। जन्नत, ये मसले का हल नहीं है, कुछ और ही करना पड़ेगा। हाँ भाई, मेरी जो फ्रेंड है ना, उसका कजन ना, उसको टारगेट मिला था, उसने छत से छलांग लगा दी थी। फिर क्या हुआ? भाई टांग टूट गई थी उसकी। अरे भाई ऐसी कहानियां सुनाती रहती है ये, आपको तो पता ही है ना। नहीं बाजी, मैं सच कह रही हूँ। भाई मैं तो खा चुका। जन्नत, टेबल साफ कर देना, मम्मा का पता है ना आपको। जैन की मां ने बेटे को मुल्क से बाहर भेजने के लिए एक खती रकम का भी इंतजाम कर लिया था कि इंटर पास करने के बाद उसे मुल्क से बाहर भेज देगी। उधर जैन एक ऐसे खेल में आगे बढ़ रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि जो अपना टारगेट पूरा करेगा तो उसमें एक ऐसी कुव्वत पैदा हो जाएगी कि वो जो चाहे वो कर सकेगा। जैन पर टारगेट पूरा न करने का भी खौफ सवार हो चुका था। शब्बीर ने देखा कि जैन गेम में मगन था। उसको ये भी नहीं पता चला कि माँ चाय लिए खड़ी थी। माँ ने उसे हल्की सी चपत लगाई तो जैन की आंखों में खून उतर आया। वो इतनी जोर से चीखा कि माँ डर गई। अम्मी, मैंने आपको कहा ना, मुझे चाय नहीं पीनी, लेकर चले जाएं, वरना सब कुछ तोड़ दूंगा। बदतमीज, ये तरीका होता है माँ से बात करने का? सब कुछ तोड़ दूंगा, जो तोड़ना है तोड़ दे, जाहिल कहीं का। माँ खौफजदा होकर बाहर निकली और ऊपर की मंजिल पर आ गई। अम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मर जाओ तुम सब लोग जाकर। इसी दिन के लिए पाला पोसा तुम लोगों को, और इसी दिन के लिए मैंने रात दिन एक किया था। कहाँ है तुम्हारे वो दोनों भाई बहन, तैमूर, मानूर? क्या हुआ मम्मा, क्यों गुस्सा कर रही हैं? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब तुम लोग बड़े हो गए हो ना, अपने अपने ठिकाने खुद देखो। मैं तुम जैसी बदतमीज औलाद मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब तुम लोग बड़े हो गए हो ना, अपने अपने ठिकाने खुद देखो। मैं तुम जैसी बदतमीज औलाद मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा हुआ क्या, इतना चीख क्यों रही है? बताएं तो सही कुछ। चीख क्यों रही हूँ? मैं सिर्फ जैन के कमरे में चाय लेकर गई थी और उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की है, इतनी बदतमीजी की है कि पूछो नहीं। पर मैंने अब सोच लिया, इस घर में या तो जैन रहेगा या मैं रहूंगी, बस। क्या जैन ने आपसे बदतमीजी की है? जैन, मैं उसका अभी दिमाग दुरुस्त करता हूँ। जैन, रुक जा। तैमूर, बेइज्जती करवा रही है उससे। तैमूर! तैमूर माँ की बात अनसुनी करके सीधा छोटे भाई के कमरे में पहुंचा, जिस पर जैन आपे से बाहर हो गया और उसने अपने भाई का गिरेबान पकड़ लिया। मैं कहता हूँ गिरबान छोड़ो मेरा। मैं आपसे कहता हूँ पहले मोबाइल दे मेरा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने बच्चे इतनी बदतमीजी की है। आप जाए और मम्मा की चमचागिरी करें, मोबाइल दे मेरा। आज के बाद अगर तुमने अपनी मुझको शक्ल दिखाई ना, तो तुम्हारा वो असर करूंगा कि तुम याद रखोगे। पबजी गेम ने एक 18 साला तालिबे इल्म को अपनी बहन भाइयों और माँ के लिए अजीब बना दिया था, जिसमें उसे यकीन दिलाया जाता था कि अगर वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसी की जान भी ले ले तो मरने वाले दोबारा जिंदा हो जाएंगे। शब्बीर ने देखा कि आधी रात को कंप्यूटर से हिदायत मिलने के बाद जैन अपनी जगह से उठा, माँ के कमरे में गया जहाँ उसकी दो बहनें भी सो रही थीं। जैन ने माँ की अलमारी से पिस्तौल निकाला और फिर शब्बीर ने खौफनाक मंजर देखा। पिस्तौल की नाली का रुख जैन की माँ और उसकी अपनी बहनों की जानिब था।
اس رات پبجی گیم کے دھنی 18 سالہ زین نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے اپنی ماں 2 بہنوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ بڑا بھائی فائرنگ کی آواز سن کر کمرے میں آیا تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا بھی خون کر دیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا تھا۔ زین ہی نے نامعلوم قاتلوں کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا، لیکن جب پولیس نے شک کی بنا پر اس سے تفتیش کی تو اس نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ مقتولہ ایک مہربان اور مشفق خاتون تھی۔ سانو اپنے نے 3 مہینے 4 مہینے فری مینوں مکان دتی رکھیا ہے۔ میں اندر مکان چ رہ کے گئی ہاں، سارے اندر کرایہ دار نے، بہت چنگی اندر بچے نے، کدی انہیں ظلم نہیں کیتا دتا، کدی انہیں برا نہیں سوچیا، سانو غریباں نوں اپنے پلوں دے اندر ہی کھان، بہت چنگی، اتنی لیک باقی بچے ہوندے اتنے بسم اللہ دے ویلے تے پیدا ہوئے نے، اسی کوئی شکایت آج تک 22 سال تو میں نہیں سنی۔ یہ ہے 18 سالہ زین۔ چہرے مورے سے ایک شریف گھرانے کا فرق لگنے والا یہ لڑکا اپنی ماں اور بھائی بہنوں کا قاتل نکلا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اپنے گھر والوں کو قتل کر دے گا۔ شبیر نے قاتل کی ماں اور بھائی بہنوں کی تصویریں دیکھی تو اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ کیوں کیا؟ اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن تھا اور بڑا ہمارے لیے ایک تہلکہ خیز تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو، اپنی 2 چھوٹی بہنوں کو اور اپنے ایک بھائی کو، جوان بھائی کو کیسے مرڈر کرے گا اور کیوں کرے گا۔ یہ جب ہم نے ساری تحقیقات کا آغاز کیا تو پتہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے وہ ایک پبجی گیم ہے، اس کا بہت زیادہ، حد سے زیادہ شوقین ہے اور ہر وقت تقریباً یہ اس کو کھیلتا ہے۔ خود FSC کا اسٹوڈنٹ ہے، باہر پڑھنے کے لیے ایک ایڈمیشن بھی اس نے کرایا تھا پری میڈیکل میں رشیا میں، اور اس کی والدہ نے اس کی فیس دی تھی، کوئی 60 لاکھ روپے فیس تھی، وہ بھی اس کی پے کی۔ یہ پبجی کی گیم کو بڑا اس انداز سے کھیلتا تھا جیسے کہ یہ ریئل گیم ہے اور اس کو بہت سیریس لیتا تھا۔ اس دوران میں جب اس نے جب شکست ہوتی تھی پبجی کی گیم کے دوران تو یہ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتا تھا اور سائلنٹ ہو جاتا تھا، گھر سے آئسولیٹڈ ہو جاتا تھا، کسی گھر والے سے بات نہیں کرتا تھا، کسی محلے والے سے بات نہیں کرتا تھا، اور اس کو یہ بھی یعنی بڑا افسوس اور وہ ایلیمنٹ آف شوق اس کے اندر ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اسی دوران جب یہ رات کو واقعہ پیش آیا تو اس میں بھی اس نے پبجی میں میرا خیال ہے وہ شکست ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی، اور اس کو اس نے اپنے بہت مسلط کر لیا اپنے اوپر، اور اس کو معلوم تھا کہ ایک پسٹل جو ہے وہ والدہ کی پسٹل جو گھر میں موجود ہے وہ بھی ان لائسنس پسٹل ہے، وہ اس نے استعمال کی رات کو اپنی، جب والدہ سو گئی 2-2:30 بجے کے اراؤنڈ، تو پہلے سب سے اس نے گدی رکھ کے اوپر جیسے اس کی تاکہ ساؤنڈ کام آئے، وہ پہلے والدہ کو ہٹ کیا، اس کے بعد اس کی آواز سے جب اس کی بہن اٹھی تو اس کے بعد اس کو ہٹ کیا، اور پھر تیسری بہن کو سوتے ہوئے اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد پھر اس کا بھائی جو دوسرے کمرے میں تھا وہ آواز سن کے باہر آیا تو اس دوران میں اس کو اس نے اٹیک کیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ تمام فیملی کو قتل کرنے کے بعد یہ خود اس کے گھر کے اندر سے یہ ایک راستہ نیچے کلینک کی طرف جاتا ہے، وہاں پہ جا کے کلینک پہ لیٹ گیا اور وہاں تک ہی صبح تک وہیں پہ سویا رہا ہے، اور صبح پھر لوگوں نے جب اس کی کام والی جو ہے اس نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور سارے لوگ مرے ہوئے دیکھے تو اس نے پھر 15 پہ کال کی، اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا۔ مقتولین کی لاشوں کو قانونی کارروائی کے بعد دفنا دیا گیا تھا۔ شبیر نے کاہنہ میں پیش آنے والے اس ناقابل یقین واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ 2010 کے تباہ کن سیلاب کے بعد اگست 2022 میں طوفانی بارشوں اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلابی ریلوں نے پاکستان کے چاروں صوبوں میں سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، 1000 سے زائد عورتیں، بچے اور جوان پانی کے ساتھ بہہ گئے، کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں، ہر طرف پانی ہی پانی۔ شبیر نے توسا کی اجڑی ہوئی بستی جلو والی کا رخ کیا تو وہاں بھی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جلو والی بستی میں 250 گھر تھے جسے سیلابی ریلا اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک گھر کے ملبے پر شبیر کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جس کی 27 اگست کو شادی ہونے والی تھی۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے۔
शब्बीर तो देखेगा। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अबे यार इफ्तिखार, सुबह से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ था तू यार? यार अम्मा ने भेजा था बाजार, बस वहीं देर हो गई, सीधा वहीं से आ रहा हूँ। देख यार, आसमान पे बादल हो रहे हैं, समझ में नहीं है क्या करूँ। अगर बारिश हो गई तो? हाँ यार, अगर बारिश हो गई तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाए। अबे यार, मुंह से कोई अच्छी बात तो निकाला कर, क्यों ऐसी बातें करता है? अल्लाह खैर करेगा। यार मैंने सुना है तेरी शादी हो रही है। हाँ यार, शादी भी होने वाली है, इधर फसल भी तैयार है और आसमान पे बादल इतने हो रहे हैं, बारिश भी खड़ी हुई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ यार। हाँ यार, बारिश अगर हो गई तो तुम्हारी शादी भी खराब हो जाएगी और हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। अबे यार, मुंह से कोई अच्छे अल्फाज तो निकाला कर, दुआ कर कि बारिश ना हो। अच्छा बात सुन, तूने खाना वगैरह खाया या नहीं? नहीं यार, कहाँ खाना खाया, बस तेरे ही पास आ रहा हूँ। अच्छा तो ऐसा कर, तू काम संभाल, मैं घर जाके रोटी लेके आता हूँ, साथ मिलके खाएंगे खाना, ठीक है? ठीक है ठीक है, चल। शब्बीर ने देखा कि सलमान खेती बाड़ी में मसरूफ था। उसके चारों तरफ फसलें लहलहा रही थीं। करीबी सलमान का बाप एक दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। थोड़ी ही देर में सलमान काम छोड़कर अपने बाप के पास आकर बैठ गया। बेटे थक गया क्या? हाँ अब्बा, बहुत काम था आज ना, बस भूख लग रही थी, रोटी लेने जा रहा हूँ। बेटे घर जाना, तेरी अम्मा ने खाना बनाया होगा, जल्दी ले आना। ठीक है अब्बा, जाता हूँ। सलमान खेत से निकलकर अपने घरौंदे की तरफ जा रहा था कि एक लड़की सर पे घास फूस का गठरा उठाए सामने से आ रही थी। दोनों का आमना सामना हुआ तो लड़की कतरा कर गुजर गई और सलमान मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। अभी सलमान घर के अहाते में दाखिल ही हुआ था कि उसकी माँ खाना लेकर बाहर निकलने वाली थी। अरे अम्मा, ये तो बहुत अच्छा किया तूने, मैं रोटी लेने ही आया था। मैं भी कब से तेरा इंतजार कर रही थी। देख, बाप को अच्छी तरह खाना खिला देना और तू भी पेट भर के रोटी खाना। और देख एक बात सुन ले, शादी में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, जल्दी आ जाना, बिरादरी में दावतें भी तो देनी है। अरे अम्मा, तू क्यों परेशान होती है? दावत में खुद जाके दे आऊंगा बिरादरी में। और दुआ कर अल्लाह से कि मौसम अच्छा रहे। तुझे याद है ना, तेरे चाचा की शादी में कितनी बारिशें हुई थी। हाँ अम्मा, मगर बारिश भी तो अल्लाह की रहमत होती है। हाँ हाँ, वो तो होती है, मगर तूने अपने कमरे की हालत देखी है? छत को देखा कितनी टपक रही है। शादी में थोड़े दिन रह गए, कब सही करवाएगा उसे? तेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ, वो भी ठीक करवानी है, मगर अभी शादी में एक हफ्ता है ना, ठीक करवा दूंगा मैं, तो परेशान मत हो, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। और जल्दी आना। देख बेटा खाना लेकर चला गया तो सलमान की माँ बेटे के कमरे का जायजा लेने लगी। एक छोटा सा साफ सुथरा कच्ची मिट्टी का कमरा था। माँ ने बिस्तर ठीक किया, चीजें उठाकर इधर उधर रखी और फिर हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा करने लगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल तो किया कि हम अपने बेटे की शादी कर सके। अल्लाह तेरा शुक्र। माँ अभी दुआ मांग ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि बहुत तेज हवा चल रही थी। तेज हवा की वजह से दरवाजों के पट हिल रहे थे। माँ ने बाहर निकलकर मुश्किल से दरवाजे की कुंडी लगाई और दौड़कर अलगनी पर लटके हुए कपड़ों को जमा करने लगी। या अल्लाह, तूफान आ रहा है शायद। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। अल्लाह अल्लाह करम कर दे। अल्लाह बस्ती जिलोवाली के रिहायशी सुलेमान की 3 बहनें और 4 भाई हैं। सुलेमान अपनी पुपोजात को पसंद करता था और अब एक हफ्ते बाद उसकी शादी भी होने वाली थी। शादी का दावतनामा भी छप चुका था। उस दिन ऐसी बारिश शुरू हुई जो मुसलसल कई घंटों तक बरसती रही। बारिश का पानी पहाड़ों से उतरकर बस्तियों में दाखिल हो चुका था। सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर शय को बहा कर ले जा रहा था। सलमान खेतों में काम कर रहा था। शब्बीर ने देखा कि बदली में हाथ को हाथ तक नहीं
सूझ रहा था। सलमान दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आया तो बादल थोड़े से छट गए थे और उसके बस्ती के तमाम घर पानी के साथ बह चुके थे। सलमान के भाई बहन और माँ बाप घर के मलबे पर बेयारो मददगार बैठे थे। बेटा सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया बेटा, सब खत्म हो गया। बर्बाद तबाह, क्या करें अभी, कहाँ जाए? तेजाब आ गया। अम्मा हौसला करो, हौसला करो, ऐसा करो वहाँ चलते हैं। आओ आओ मेरे साथ। घर तबाह हो गए। अब्बा लेपन पकड़ो, आ जाओ। संभल के बेटे, संभल। अम्मा यहाँ खड़े हो, यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठ जा। अच्छा ठीक, अब्बा 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 तुम यहाँ अच्छा। अम्मा अब्बा तुम यहाँ बैठो, मैं जरा कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ, ठीक है? रहो, हाँ इधर जा, तुम इधर जा। गफार आ जा, इधर जा, इधर जल्दी जल्दी। हाँ मेरे साथ लेके आते हैं, ठीक है? मैं यहाँ बैठता, मैं भी आया। अल्लाह मालिक हौसला रख, अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान। मगर वहाँ तो सर छुपाने को कोई जगह ही नहीं थी। सब के सब कीचड़ में लथपथ थे। एक चारपाई जो कीचड़ में धंसी हुई थी, सलमान ने अपने बहन भाइयों की मदद से उसे बाहर निकाला और उसे एक बांस की मदद से खेमा सा बना दिया। अम्मा अब्बा चलो उठो, मैंने वहाँ जगह बनाइए, आ जाओ। हाँ या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह इमदाद कर दे, अल्लाह अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह जवान लड़की को लेके कहाँ जाएंगे? अल्लाह सब कुछ डूब गया। सलमान आगे बढ़ा तो उसकी आंखों के सामने मकान का रहा सहा हिस्सा भी सैलाबी पानी के जोर का मुकाबला न कर सका और देखते देखते तेज सैलाबी रेले के साथ उसके घर का एक हिस्सा बह गया। सलमान ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, फिर वो मट्टी कीचड़ और पानी से गुजरता हुआ बस्ती का जायजा लेने निकला तो उसे फिक्र थी कि उसकी होने वाली दुल्हन खैरियत से थी कि नहीं। सलमान ने प्लास्टिक की थैली से फोन निकाला मगर नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। अब शब्बीर ने देखा कि सलमान के चारों तरफ पानी ही पानी था। उसकी पूरी की पूरी बस्ती बह चुकी थी। सलमान ने आसमान की तरफ देखा और वहीं पानी में खड़े होकर अजान देने लगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2 दिन खुले आसमान के नीचे तेज बारिश और भूख से लड़ते लड़ते सुलेमान के बूढ़े माँ बाप और भाई बहन निढाल हो चुके थे। तीसरे रोज कुछ खुदा तरस लोग बस्ती जलोवाली पहुंचने में कामयाब हुए तो सुलेमान के घर वालों को एक छोटा सा खैमा और खुराक मयस्सर हुई। शब्बीर जब बस्ती जलोवाली के कीचड़ ज़दा मलबे पर पहुंचा तो कुछ ईंटें बहने से बच गई थीं, लेकिन सलमान की शादी का सारा सामान बह चुका था। बस्ती को पामाल करने के बाद सैलाबी रेला अब जरा निस्बतन आहिस्तगी से गुजर रहा था और सलमान के घर वाले एक खुदा के सहारे हालात का मुकाबला कर रहे थे। मेरे पुत्र की शादी आई ईशो दे दी, ओ मडी गई है, माल लुढ़ गया, सारे जेवर लुढ़ गए, सारी केश ने बच गई। साकू लोग कितना कामले कितना भूकने, साकू कामले कितना भूकने, इतना तंबू आने लगा खबर साकू थतराने नहीं थतराने खबर कितना साकू ठिकाना लग दे। सफा करके सारे मकान लुढ़ गए, सारे गाने लुढ़ गए, सारे बच्चे लुढ़ गए, सारे छोटी शादी 104 की दिख रहा तो वो सारी खत्म थी। बजाय थी घर रही जाते तकरीबन 250 घर आई सारे मोहल्लेदार सारे थी बस मेरा ही जात घर आई वो लुढ़ गए। असा जमा पूज जैसे जे हर शे कट्ठी की थी पर हर शे लौट गई है सारी।
और काएं सारी मदद नहीं की अस अपील करेंगे हुकूमत को काएं सारी इमदाद नहीं की दी सब शाही इवें 10 मिनट के अंदरों अंदरों जरा ना उन्हें खत्म थी गई पर वो एक नौजवान का घर आई उनकी शादी बिल्कुल तैयार आई और कुछ डिवारे के बाद उनकी शादी आई हाँ जहेज अज की डिवारे उनकी शादी आई तो उनका जरा ना वो जहेज भी सामान भी सब शाही खत्म थी गई। ये इतनी दुख भरी दास्तान है कि इतना जितना हुण पानी वांधा पाई इतना कई जमाने कई कुछ दीवाना पहले ही हफ्ता पहले लोगों ने घर आए इतना हर रोज हर शाम हर दोपहर और हर रात ऐसी क़यामत बर्पा थी है कि लोगों की अफरा तफरी आई लोगों का इतना ही बुरा हाल आई कि हिक तक घर चलिया गए दूजे को इतना गम आई वो शुदा ये गम की वजह को अपना घर का सामान ही नहीं चाह सकिया कि हुणे न आंदिए हुणे मेरा घर वेंदे मैं अपनी जान बचाऊं कई साल इंसान को हुकूमत को काम ले रहा है अल्लाह ताला बहुत मदद है ये सारा कितना मुझे ऐसा लोग दे बना गया है और सब रोल गए हैं बर्बाद हो गए हैं अल्लाह मेहरबानी करे हुकूमत सारे कोई काम करेंगे तो करे ना तो बर्बाद हो गए हैं। उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे बिल्कुल ये सामने पानी बह रहा है। इस पानी के नीचे और इस पानी की वजह से 300 से ज्यादा घराने यहाँ पे डूब गए हैं, सफा अस्सी से मिट चुके हैं। अगर कोई आदमी ये देखना चाहे और इसका मतलब समझना चाहे कि सफा अस्सी से मिटना क्या होता है, यहाँ पे आके देखे यहाँ पे जब पानी बह रहा है यहाँ पे गलियां थी, यहाँ पे घर थे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर थे, बिजली का पूरा निजाम था, सोलर थी, ये सारी तबाह हो गई है। और फिर यहाँ पे कोई हुकूमत नामी चीज इंतजाम में मौजूद नहीं है। यहाँ पे कोई MNA कोई MP यहाँ पे कोई लेने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है यहाँ, और बेचारे बेजारों को मददगार बैठे हैं। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। करता है। शब्बीर ने देखा कि गुलाम हुसैन साइकिल चलाकर अपनी दुकान पर पहुंचा, शटर उठाया और अपना काम शुरू करने से पहले कुरान के मुताले में मसरूफ हो गया। शब्बीर गुलाम हुसैन को गौर से देख रहा था और वो पेचीदा बारीक तारों और आलात के तालमेल से रेडियो और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आलात को दुरुस्त कर रहा था। गुलाम हुसैन उर्फ चाचा की कहानी बहुत से ऐसे बाहिम्मत लोगों की कहानियों से मिलती जुलती है जो हर कीमत पर रिज़्क़े हलाल कमाना चाहते हैं और किसी मजबूरी या माजूरी का सहारा लेकर लोगों की हमदर्दी नहीं हासिल करना चाहते। गुलाम हुसैन को पैदाइशी तौर पर पट्ठों में खिंचाव की बीमारी थी। एक हाथ के पट्टे खिंचे हुए थे और टांगे टेढ़ी थीं। अपनी इस जिस्मानी माजूरी के बावजूद गुलाम हुसैन ने मैट्रिक किया और फिर नौकरी तलाश करने लगा, लेकिन माजूरी के सबब उसको मुलाजमत न मिल सकी। गुलाम हुसैन ने किसी के सामने अपनी मजबूरी का रोना रोने के बजाय बावकार और इज्जतदार तौर पर रिज़्क़े हलाल कमाने की ठान ली। किराए की दुकान लेकर काम शुरू किया और फिर उसका काम चल निकला। वो रोजाना सुबह सवेरे घर से निकलकर अपनी दुकान पर जाता है और शाम तक काम करके घर लौटता है तो अपने आप को पहले से ज्यादा तवाना महसूस करता है। गुलाम हुसैन का घर अपना है जिसमें जरूरत की हर चीज मौजूद है और ये सब गुलाम हुसैन ने अपनी मेहनत से कमाया है। उसके बच्चे स्कूल जाते हैं और मेहनती खुददार बाप उन बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसी ही मिसाल आज हमारे पास मौजूद है
60 वर्ष की उम्र गुजरने के बावजूद अपनी जिस्मानी मजदूरी को कभी मजबूरी नहीं बनने दिया। शब्बीर ने देखा कि गुलाम हुसैन के बच्चे स्कूल से वापस आ चुके थे और बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे थे। मेरा नाम अदील है, मैं 8 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, जो कोई जरूरत होती है मुझे लेके दे देते हैं। गुलाम हुसैन उर्फ चाचा की खुददारी और शराफत के सभी दिलदादा हैं और उसे हर जगह एहतराम और इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मैं गुलाम हुसैन उर्फ चाचा जी को कोई अरसा 10-12 साल से जानता हूँ। इसी मार्केट का हिस्सा हूँ मैंने इन्हें देखा है कि इन्होंने अपनी मेहनत और मजदूरी से जो है वो अपने घर का जो अखराजात हैं उनको चलाया है। बहुत खुददारी से काम करते हैं, बहुत खुद एतमादी से काम करते हैं। कभी किसी के आगे इन्होंने अपनी मजदूरी को आड़ नहीं बनाया, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से ही अपने घर का जो है वो बंदोबस्त कर रहे हैं। शब्बीर का कहना है कि गुलाम हुसैन जैसे लोग हमारे मुआशरे के निहायत मोहतरम लोग हैं। गुलाम हुसैन के जीते जागते खुददार किरदार से सहल पसंदों और जाली माजूरी और मजबूरी का बहाना बनाकर सड़कों और बाजारों में भीख मांगने वालों को कुछ सीखना चाहिए और रिस्क हलाल कमाने के लिए हाथ पांव चलाने चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गुलाम हुसैन उर्फ चाचा शब्बीर को बता रहे थे कि वो अपनी जिंदगी से मुतमईन है और अपने बच्चों को भी अपने पांव पर खड़े होने की नसीहत करते रहते हैं। मैं सन 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਗੋਜੇ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। लेकिन एक नहीं, मेरा सारा वजूद है इस तरह। मैं पैरों भार बह नहीं सकता, लेकिन मैं चेयर से बह के अपना काम कर सकना। किसी किस्म की मैंने कोई परेशानी कोई नहीं थी। मैं ये चाहना भी जिस तरह मेरा है ना, कोई आदमी इस तरह हो मेहनत करके खावे, उन्हें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं आए। शब्बीर ने गुलाम हुसैन की हिम्मत, हौसले और खुददारी की दाद दी है और कहा है कि गुलाम हुसैन के जीते जागते खुददार किरदार से सहल पसंदों और जाली माजूरी और मजबूरी का बहाना बनाकर सड़कों और बाजारों में भीख मांगने वालों को कुछ न कुछ सीखना चाहिए और इससे हलाल कमाने के लिए अपने हाथ पांव चलाने चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।